नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, जिसके अंदर एनडीए ने गवर्नमेंट बनाई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के अंदर इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर इन 50 क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए हैं। 10 साल बाद देश में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई है। भाजपा ने बहुमत हासिल नहीं किया है, बल्कि भाजपा के साथ जो अलायंस किया हुआ है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने सरकार बनाई है। बीजेपी सरकार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, 240 सीटें, लेकिन वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई। तो बहुमत संयुक्त रूप से एनडीए ने हासिल किया है। वहीं कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट गई है। और सेकंड नंबर की देश में सबसे बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उसे 37 सीटों पर, जो समाजवादी पार्टी है उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 33 सीटों पर और कांग्रेस के पास 6 सीटें आई हैं। समाजवादी पार्टी के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अर्थात टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप का मतलब है कि इन राज्यों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सीटें आई हैं। ये 4 राज्य आप याद रखना। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही समय में बीजेपी ने अपने बलबूते पर बहुमत हासिल किया था, यानी कि उन्होंने बीजेपी के द्वारा ही 272 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की गई। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से चूक गई है और 272 सीटों से दूर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीते हैं। हालांकि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में उनकी जीत सबसे छोटी रही है। पीएम मोदी ने ये चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता है। काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, 1.52 लाख वोटों का अंतर है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 बार शासन किया। तो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे बने हैं नरेंद्र मोदी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। 16 जून 2024 को जो 17वीं लोकसभा चल रही है वर्तमान में, इसका कार्यकाल समाप्त होगा और 18वीं लोकसभा के सदस्यों को यहाँ पर शपथ दी जाएगी और नई अर्थात 18वीं लोकसभा के सदस्य शपथ लेंगे। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से लेकर और 1 जून 2024 तक चुनाव कराए गए हैं। चुनाव 7 चरणों के अंदर संपन्न हुए हैं और नतीजे जो हैं वो 4 जून 2024 को घोषित किए गए। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चला है। निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव वही कंडक्ट कराता है। तो चलिए बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। और ये 2-3 टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनावों को संपन्न कराना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 324 भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्तों अर्थात इलेक्शन कमीशंस की भर्ती की जाती है या उन्हें शामिल किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इतने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को।
मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, जरूर याद रखने से। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 निर्वाचन आयुक्त को समान वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें मिलती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। ओके, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, टोटल 3 सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्तमान समय की। तो वर्तमान में भारत के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो है राजीव कुमार जी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं, साथ ही सुखबीर संधू अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाती है बल्कि उसे विश्वसनीय भी बनाती है। इसके काम करने का तरीका सटीक और तेज़ होता है। इससे मतगणना भी बहुत तेज़ी से हो जाती है। सबसे अहम बात, इसमें एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिससे अमान्य वोटों की संभावना खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 के अंदर केरल में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात बेल, बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की, जिसके चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा की अवधि जो है वो 5 वर्ष की होती है। भारत की संसद का निचला सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा होता है, आप जानते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला 19 जून 2019 ये बीजेपी पार्टी से हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष चेंज होंगे जब नई लोकसभा आएगी। उपाध्यक्ष हैं 25 मई 2019 से इनका पद रिक्त है। सदन के नेता वर्तमान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से ही। विपक्ष के नेता कोई नहीं है, पद रिक्त है और सीटें टोटल हैं 543। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनको बार बार रिपीट किया जाएगा एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है। 2024 के अंदर 18वीं लोकसभा का चुनाव कंडक्ट कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग कुछ फैक्ट्स देखिए कि 543 सीटों के लिए आम चुनाव 7 फेज के अंदर कंडक्ट कराया गया है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और अंतिम फेज की वोटिंग 1 जून को कराई गई और 4 जून को इसके नतीजे घोषित हुए। आचार संहिता से लेकर नतीजे घोषित होने तक टोटल 80 दिन का समय लगा है। लोकसभा के साथ 4 राज्यों लोकसभा के चुनावों के साथ साथ ही 4 राज्यों के आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी कंडक्ट कराए गए हैं। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सो याद रखिएगा 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है टोटल इस बार के लोकसभा चुनावों के अंदर। भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ भाग लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह संख्या सभी G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा इन सभी के संयुक्त मतदाताओं की संख्या से भी 1.5 गुना ज़्यादा है। चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी टीमें, 1.5 करोड़ मतदान व सुरक्षाकर्मी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा चुनावों के लिए 30 वर्ष होती है आयु। वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों को चुनाव में शामिल किया गया था। सो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, 14 राष्ट्रीय दल। भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें हासिल की। देखिए टोटल ऐच्छिक सीटें थी 489 और इसमें से कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे। लोकसभा का चुनाव पहली बार 1951-52 के अंदर कंडक्ट कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। सो याद रखिएगा भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कंडक्ट कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। तो सबसे पहले लोकसभा का गठन 1952 के अंदर किया गया था। लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा।
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है? सो लोकसभा का अध्यक्ष जो है जब भी अपना त्यागपत्र देगा तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति देश के राष्ट्रपति के पास होती है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? याद रखिएगा दोस्तों, भारत के अंदर 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को कंडक्ट किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, एक वर्ष के अंदर लोकसभा के टोटल 3 सत्र होते हैं जो कि इस प्रकार होते हैं। ओके, संसद के अंदर 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? सो लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 552। ओके, मैक्सिमम होती है ये। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उपाध्यक्ष पूछा है। तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कुल मिलाकर 20 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? सो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम लोग लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं, वो कार्य करता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? याद रखिएगा दोस्तों, जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही किसी कारणवश अनुपस्थित होते हैं लोकसभा के अंदर, सो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? सो लोकसभा ऐसा सदन है जो कि जनता डायरेक्ट रूप से यहाँ पर सांसदों को चुनकर भेजती है, और राज्यसभा जो है ये अप्रत्यक्ष सदन होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के जब दोनों सदनों को बुलाया जाता है तो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, सो ऐसा जो लोकसभा का कार्यकाल है जिसमें शुरुआत के टाइम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे प्रश्नकाल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, नारी वंदन अधिनियम 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट का आरक्षण किया गया है? सो महिलाओं के लिए लोकसभा के अंदर अब से 33% सीटों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है अथवा धन विधेयक? सो यह निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष, कोई विधेयक सामान्य विधेयक है अथवा धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा के अंदर आम बजट जो है वो देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अंदर पारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? याद रखिएगा, भारत की संसद के टोटल 3 अंग होते हैं जिसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है जीवी मावलंकर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू किया जाता है? आदर्श आचार संहिता उस समय लागू की जाती है जब चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, और ये उस समय तक चलती है जब तक कि चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? आदर्श आचार संहिता जो है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? आदर्श आचार संहिता मैंने जैसा कि अभी आपको बता दिया था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और रिजल्ट घोषित होने तक। ओके, चुनाव की तारीखों का ऐलान जिस दिन होगा उस दिन के बाद से और जब तक रिजल्ट घोषित नहीं कर दिया जाता चुनावों का, तब तक आचार संहिता लागू रहती है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा के कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? वर्तमान समय की बात की जाए तो एक भी सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाता, जबकि पहले इनकी संख्या 2 थी, अब इनको हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 81 इस बात को कन्फर्म करता है कि देश के अंदर एक लोकसभा होगी। वहीं पर संसद का प्रावधान आर्टिकल नंबर 79 के अंदर है, राज्यसभा का प्रावधान आर्टिकल 80 के अंदर है और लोकसभा का प्रावधान 81 के अंदर है। तीनों को आप यहाँ पर पैरेलली याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान के अंदर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? जो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते थे जो कि एंग्लो इंडियन थे, उनको यहाँ पर वर्तमान समय में हटा दिया गया है और उनको 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है दिल्ली का चांदनी चौक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति की जो सदस्य संख्या है वो टोटल सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा होनी ही चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर लागू हो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? लोकसभा के सदस्य की सदस्यता यदि वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है लगातार तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में अधिकतम जो अंतराल हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है, यानी कि साल के अंदर लोकसभा की 2 बैठकें होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है जो कि स्थायी नहीं है, उसको कौन नियुक्त करता है? उसको नियुक्त करते हैं देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट SC और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? SC और ST के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो की गई हैं आर्टिकल नंबर 330 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप सबको अच्छे से याद कर लेना और जब भी आपका एग्जाम हो आने वाले टाइम में तो इस वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देख लेना। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत का ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है तो इसमें लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है और इसकी संख्या है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यहाँ पर क्षेत्रफल का कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा के अंदर SC की 84 सीटों को आरक्षित किया गया है। ओके, 84 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखिएगा, लोकसभा सदस्य यदि अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। और लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देता है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ या फिर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।